नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 8 के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधन को स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने व्हाट इज मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यूजेज ऑफ मिनरल्स और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स को स्टडी किया था। इस वाले वीडियो में हम जो पावर रिसोर्सेज हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कन्वेंशनल, सेकंड होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी में जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले जो रिसोर्सेज हैं, इनको इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। और जो हमारा थर्ड नंबर का जो वीडियो आएगा, उसमें हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में जो हमने स्टडी किया था उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मिनरल्स को जाना था, तो जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उसको मिनरल्स कहा जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिनरल्स में जाना, दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक मेटालिक, एक नॉन मेटालिक। मेटालिक भी दो प्रकार के होते हैं, फेरियस एंड नॉन फेरियस। इसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को जाना था, तो तीन तरीके से जो खनिज उनको बाहर निकाला जाता है। फर्स्ट माइनिंग, माइनिंग भी दो तरीके से होती है, एक ओपन कास्ट माइनिंग, एक शाफ्ट माइनिंग। सेकंड होता है ड्रिलिंग और थर्ड होता है क्वारिंग। तो जैसे ये है ओपन कास्ट माइनिंग, इसमें गड्ढे में सीधा मिनरल्स को निकाला जाता है। ये क्वेरिंग है, डग करके ही किसी भी मिनरल्स को लेके चला जाया जाता है। जबकि जो शाफ्ट माइनिंग है ना, उसमें एक टनल के थ्रू हम मिनरल्स तक पहुंचते हैं और मिनरल्स को बाहर लेके आते हैं। ठीक, इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को जाना था वर्ल्ड में, और ये भी हमारा होमवर्क था कि एटलस और ज्योग्राफी की जो टेक्स्ट बुक है उसकी मदद से आपको ये सब कुछ मिनरल्स देखने हैं दुनिया में। इसके बाद हमने यूजेज ऑफ मिनरल्स जाना था, भाई किस किस में प्रयोग होता है मिनरल्स का। तो कंस्ट्रक्शन में होता है, एरोप्लेन में होता है, ज्वेलरी में होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है, बैटरीज में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है। ठीक, तो देखो मिनरल्स काफ़ी लिमिटेड है हमारी अर्थ में, जो कि एक ही बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते हैं। तो मिनरल्स का कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी था। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इससे पहले वाले वीडियो में जाना था कि ऐसा विकास जिसमें आज की ज़रूरतें पूरी हो जाए, फ्यूचर में आने वाली जनरेशनों को भी नुकसान ना हो। अब जो हमारा सेकंड वीडियो है, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, इसमें हम पावर रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। पावर रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं। देखो, आप सिंपल सी चीज़ सोचो, आज जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के वर्क हो रहे हैं, एग्रीकल्चर के वर्क हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है या डिफेंस है, जितने भी वर्क हो रहे हैं ना, उनके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो है एनर्जी। जैसे मान लो अगर आप किसान परिवार से हो, तो आपके जो एग्रीकल्चर में जो ट्रैक्टर चल रहा है या फिर दूसरी मशीनरी चल रही है, तो उसके पीछे क्या है। जैसे ट्रैक्टर चलता है डीजल से, तो डीजल क्या है, एक एनर्जी रिसोर्स है, पावर रिसोर्स है ना। जैसे जो ट्यूबवेल आपके खेत में चल रही है जो कि पानी की है, तो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। उसी तरीके से जितनी भी इंडस्ट्रीज उसमें फैक्ट्रियाँ चलती है, या तो कोल एनर्जी से, जिसको थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, या फिर पेट्रोल से चलती है ना। तो कम्युनिकेशन भी इसी तरीके से होला। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए। तो बिना एनर्जी के हमारी लाइफ बेकार है। तो एनर्जी जो पावर होती है, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में कहा जाता है परंपरागत संसाधन। एक होता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में कहा जाता है गैर परंपरागत संसाधन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। और जो सेकंड वीडियो होगा, इसके बाद फाइनल हमारा थर्ड वीडियो, उसमें हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो देखो, कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, वो सोर्स होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से यूज हो रहा है, जिनका लगभग 150 या 100 ईयर्स एगो से इनका यूज हो रहा है। तो ये होते हैं कौन से, कन्वेंशनल। तो जैसे इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे फायरवुड है, लकड़ी, जिनका तो सदियों से यूज़ किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोल डीजल की, पेट्रोलियम की खोज हुई, नेचुरल गैस की खोज हुई, तो फॉसिल फ्यूल के रूप में कोल की खोज हुई, तो उनका यूज किया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से 18th सेंचुरी से ही यूज हो रहा है कोल का, है ना। तो ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा हाइड्रो एनर्जी हुई, है ना। हाइड्रो जो एनर्जी है ना, वो भी किस में आती है, हाइडल जो एनर्जी होती है ना, वो किस में आती है। देखो यहाँ पे देखो, ये रहे कन्वेंशनल। ऑयल, है ना, नेचुरल गैस, ऑयल में है पेट्रोल डीजल। फायरवुड हो गई, है ना, कोल हो गया, और हाइडल पावर हो गई। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या क्या है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, फायरवुड है, और कोल है, और हाइडल पावर है। वहीं जो हमारे नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज है, उसमें है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी,
टाइडल एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। देखो जो टाइडल एनर्जी है ना वो नॉन कन्वेंशनल में आती है, जबकि जो हाइडल है, जो लाइट किससे बनती है, पानी से। जब पानी से जो डैम होते हैं ना वहाँ से जब लाइट बनती है तो वो हाइडल पावर किस में आती है, वो आती है कन्वेंशनल में। तो हाइडल तो आती है कन्वेंशनल में और टाइडल आती है नॉन कन्वेंशनल में। ठीक, तो इस तरीके से हमारे दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, पहला होता है कन्वेंशनल, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्स है, जो उसमें सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, टाइडल एनर्जी आती है, ये सब रिन्यूएबल होते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं, रिन्यूएबल। हालांकि देखो कन्वेंशनल रिसोर्सेज में जो हाइडल पावर है वो भी रिन्यूएबल ही होता है, भाई जल तो वापस आ जाता है ना। ठीक, पर ये जो नॉन कन्वेंशनल है ना ये सारे के सारे रिन्यूएबल है। लेकिन कन्वेंशनल में जैसे फॉसिल फ्यूल हुआ, फायरवुड हुई, या फिर जो फायरवुड तो रिन्यूएबल होती है, फॉसिल फ्यूल और जो पेट्रोलियम है ना वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल का मतलब जो वापस अर्थ में दोबारा आ जाए, नेचर में दोबारा आ जाए। तो देख लेते हैं जो पावर रिसोर्सेज होते हैं ना, कन्वेंशनल सोर्सेज और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, इसमें क्या क्या डिफरेंस है ना। तो देखो जो कन्वेंशनल रिसोर्स है ना ये ट्रेडिशनली यूज हो रहे हैं, शुरू से यूज होते आ रहे हैं। जैसे चारकोल हुआ, है ना, फायरवुड हुई, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुई, हाइडल पावर हुई, है ना। ये सब एनर्जी शुरू से यूज होती आ रही है। इनमें से देखो ये जो है ना यहाँ पे जो एग्जांपल है, चारकोल, फायरवुड, कोल और पेट्रोलियम, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक, लेकिन जो हाइडल पावर है ना वो नॉन रिन्यूएबल नहीं होती है। वहीं अगर आप इसमें देखोगे, इसके एग्जांपल है सन से आने वाली सोलर एनर्जी, विंड, हवा, वाटर, टाइड, समुद्रों में जो लहरें आती हैं ना, जो ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आती हैं, उनसे भी एनर्जी बनती है। जियोथर्मल, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, जैसा कि हमने 7th में स्टडी किया था। सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर क्रस्ट के नीचे मेंटल है। तो मेंटल में क्या है, लावा। तो लावा से क्या होती है, जो क्रस्ट है ना वहाँ पे एनर्जी आती रहती है, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, जो एनर्जी बनती है, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में डिटेल से। इसके अलावा इसका जो जनरेशन होता है ना एक्सपेंसिव होता है। ठीक, यानी इनको जब शुरू से लेके जब तक इनका प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें काफ़ी पैसा लगता है। इनमें शुरुआत में जब आप इनको लगाओगे ना नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को, चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी, शुरू में काफ़ी पैसा लगेगा, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे फिर ये हमारे लिए सस्ती होना शुरू हो जाती है, बाद में इनका काफ़ी बेनिफिट होता है। इसके अलावा इनसे पॉल्यूशन होता है। नॉन कन्वेंशनल से क्या होता है, पॉल्यूशन, जबकि जो कन्वेंशनल है ना ये इको फ्रेंडली है, इनसे क्या नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता है। तो दो तरीके की एनर्जी सोर्सेज है हमारे सामने, एक है कन्वेंशनल में ऑयल है, नेचुरल गैस है, फायरवुड है, कोल है और हाइडल पावर है। वहीं जो नॉन कन्वेंशनल है, गैर परंपरागत है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस और जियोथर्मल एनर्जी हैं। तो इस वीडियो में हम कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आता है फायरवुड। तो देखो जो फायरवुड है ना, भारत में आज भी कुकिंग और हीट, यानी जो जब सर्दियों में ज़रूरत होती है ना अलाव जलाने की, है ना, तब और कुकिंग, खाना पकाने के लिए महिलाएं आज भी फायरवुड का ही भारत में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और भारत में देखो गाँव में स्पेशली 50% से भी ज़्यादा जो लोग हैं ना गाँव में, घरों में, वो फायरवुड का ही प्रयोग करते हैं। उनके पास कोई CNG या LPG सिलेंडर नहीं होता है, सॉरी CNG नहीं, LPG सिलेंडर नहीं होता, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका सिलेंडर नहीं होता है गांव के लोगों के पास, क्योंकि वो गरीब होते हैं ना, उनके पास अच्छी इनकम होती है। तो किसका यूज करते हैं सबसे ज़्यादा, फायरवुड का। लेकिन फायरवुड का जब वो यूज करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि उससे जो गैसेज निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें, है ना, जो शरीर के लिए ख़राब है, तो महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उससे ख़राब होता है, क्योंकि जो कुकिंग का काम करती है ना वो महिलाएँ करती है, तो उससे उनके स्वास्थ्य में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसके बाद आता है फॉसिल फ्यूल। तो देखो जो फॉसिल फ्यूल है ना ये आज नहीं बना, आज से हज़ारों साल पहले, 1000 ईयर्स पहले बड़े बड़े एनिमल्स और बड़े बड़े प्लांट थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, जो डायनासोर जो एज थी ना वो वाली एज उसमें। तो उस समय क्या हुआ कि जितने भी जानवर, जो बड़े बड़े पेड़ थे ना ज़मीन के नीचे ब्यूरेड हो गए, दब गए, है ना। जब ये दबे तो इनके ऊपर लगी ग्रेट हीट मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, और ग्रेट प्रेशर और काफ़ी ज़्यादा दबाव।
तो उससे क्या हुआ कि ये बिग प्लांट्स और जो बिग एनिमल्स थे ना, ये किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में। फ्यूल्स जो होता है ना, उसको हिंदी में ईंधन कहा जाता है। ईंधन का प्रयोग हम एनर्जी के लिए करते हैं। और फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। क्या होता है, जीव का अस्म, यानी जीवों का अवशेष। यानी फॉसिल का मतलब क्या होता है, जो लिविंग थे ना प्लांट्स और जो एनिमल, इनके अवशेष। तो फॉसिल का मतलब ये होता है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, यानी जीवों से जिनमें जो लिविंग बीइंग थे उनसे बनने वाले ईंधन को क्या कहा जाता है, फ्यूल को फॉसिल फ्यूल्स। तो इसमें क्या क्या आता है, कोल आता है इसमें, देखो इसमें आता है कोल आता है ना। तो इसमें आता है कोल, इसमें आता है पेट्रोलियम, इसमें आता है नेचुरल गैसेस, है ना। तो ये किस में आते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज में। देखो फॉसिल जो फ्यूल्स है ना, ये लिमिटेड है ना। जैसा कि हम इस वाले हमने देखा था कि जो फॉसिल फ्यूल है ना, वो जनरली इस जगह में जैसे पेट्रोलियम और ये मिलता है, इंडिया में भी कोल मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में कोल मिलता है, अमेरिका में मिलता है, लेकिन ये लिमिटेड स्टॉक है। एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे हमारी अर्थ में से, ठीक। तो ये लिमिटेड सोर्स हैं, कौन से, कन्वेंशनल सोर्स में पेट्रोलियम और डीजल और नेचुरल गैसेस, ठीक। तो इनका कंजर्वेशन हमें करना पड़ेगा। साथ ही साथ में जिस तरीके से इनका कंजप्शन हो रहा है और जिस तरीके से डिप्लेशन हो रहा है, तो ये हमारे लिए अलार्मिंग रेट है। यानी हमें अब तैयार होना पड़ेगा कि हमें ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है ना, जो फॉसिल फ्यूल्स, इससे हटके हमें नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज है ना, उनकी तरफ जाना होगा। यानी देखो, एक समय के बाद हमारे पास किसी भी प्रकार का फॉसिल फ्यूल नहीं बचेगा, तो फिर हमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, इनमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है, अब ये ख़त्म होने वाले हैं। कुछ ही समय बाद में, 100 साल बाद में सब समाप्त हो जाएंगे, ठीक। और देखो, जब इनको जलाया जाता है, कोल को, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को, तो इससे क्या होता है, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जहरीले तत्व निकलते हैं, जिससे स्वास्थ्य को भी काफ़ी खतरा है। और जिस तरीके से इनका यूज हो रहा है कोल का, तो अर्थ में भी ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन जनरेट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, उसमें वृद्धि होना। अगर जैसे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, तो जब ये बढ़ता है ना, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से जो जितने भी बर्फ़ है ना, आइस हो या नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जो आइस शीट्स है ना, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल जाएंगे और समुद्रों का जल स्तर है ना, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है कोल, जो देखो, हाँ अच्छा, ये तो पेट्रोलियम, हाँ ये तो पेट्रोलियम थे। अब देखो, इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है कोल। तो देखो, जो डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में इसमें आयरन और स्टील में इसका यूज किया जाता है। और जो स्टीम जनरेट करने के लिए जो इंजन होते हैं ना, स्टीम इंजन, उनमें भी कोयला जलाया जाता है। और आपने देखा होगा कि जो रेलवे होती है, कई सारी जो रेलें ना, आज भी कोयले से ही चलती है। हालांकि अब तो नहीं चलती है, काफ़ी कम हो गई वो, पर वो कोल से ही चलती थी शुरुआत में। तो जो स्टीम इंजन थे ना, उनको गर्म करने के लिए कोल का यूज किया जाता है। साथ ही साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसको जनरेट किया जाता है। और जब कोयले से लाइट बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, तो उसको कहा जाता है थर्मल पावर। क्या कहा जाता है, कोयले से बनने वाली लाइट को क्या कहा जाता है, थर्मल पावर। कोल से बनने वाली लाइट को क्या कहा जाता है, थर्मल पावर, ठीक। इसके बाद देखो, अगर हम बात करें तो दुनिया में चाइना, अमेरिका, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस में सबसे ज़्यादा जो कोल का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड, इन रीजन में क्या होता है, कोयले का प्रोडक्शन देख लीजिए। यहाँ पे जैसे जर्मनी है, यहाँ पे फ्रांस, यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे। और भारत में जो कोल है ना, वो कहाँ पे मिलता है, झरिया, रानीगंज और इस रीजन में कोयला मिलता है, ठीक। तो देखो, कोयला भी काफ़ी लिमिटेड है, जल्दी इसके भंडार समाप्त होने वाले हैं। इसके बाद आता है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस पता है, पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है। जो पेट्रोलियम होता है, जैसे ये पेट्रोलियम है, यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है मुंबई हाई। ये जो मुंबई है ना, महाराष्ट्र में, उस मुंबई से थोड़ा ही दूर है समुद्र में ये, है ना। तो ये मुंबई हाई, यहाँ पे जो ओशन का जो ओशन फ्लोर है ना, उसके नीचे से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो देखो, जो जहाँ पे इनकी खान होती है, जहाँ पे इनको माइन किया जाता है, मतलब जहाँ से इनको निकाला जाता है, तो नीचे जो होता है ना, वो तो पेट्रोलियम होता है। क्या होता है, नीचे का जो बेसमेंट होता है, उसमें तो पेट्रोलियम होता है, और उसके जस्ट ऊपर नेचुरल गैस पाई जाती है। यानी पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैसेज है ना, वो एक ही जगह मिलते हैं, है ना।
पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैसेज है ना वो एक साथ ही मिलते हैं। बस ये होता है कि नीचे के जो सरफेस होता है ना थोड़ा, उसमें तो आपको मिलेगा क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा नेचुरल गैस। तो जो क्रूड ऑयल होता है ना, देखो जिस पेट्रोल को डीजल को हम गाड़ियों में सीधा यूज करते हैं, केरोसिन को घरों में यूज करते हैं, वैसा नहीं निकलता है ये एकदम क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है। काफ़ी ब्लैक एंड जो हैवी नहीं होता, टाइट जैसे लावा होता है ना उस जैसा होता है, उस जैसा फॉर्मेशन होता है ब्लैक कलर का। इस कारण से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, इसलिए इस क्रूड ऑयल को क्या कहा जाता है। तो जो नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम है ना दोनों एक ही साथ मिलते हैं। तो देखो इंडिया में कहाँ कहाँ से नेचुरल गैस निकाली जाती है, जैसलमेर से, राजस्थान में कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है, केजी 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 बेसिन भी कहा जाता है इसको, केजी बेसिन भी कहा जाता है। यहाँ से रिलायंस भी अभी पेट्रोलियम निकाल रहा है, रिलायंस कंपनी भी। त्रिपुरा में जो निकाला जाता है, इसके अलावा जो मुंबई हाई, देखो ये रहा मुंबई हाई, यहाँ से भी क्या निकाला जाता है, नेचुरल गैस को निकाला जाता है। नेचुरल गैस के बाद आता है पेट्रोलियम। तो देखो जो पेट्रोलियम होता है वो एक थिक मतलब हैवी टाइट, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, उसका एक लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है ना। और ये कहाँ पे मिलता है, जो रॉक्स होती है ना उसकी लेयर्स में मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। तो देखो जैसे मान लो अगर ये रॉक्स हैं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, ये लेयर्स हैं। तो जैसे मान लो इस जगह क्रूड ऑयल मिल रहा है, इस जगह क्रूड ऑयल, तो इसके जस्ट थोड़ा ऊपर ही आपको नेचुरल गैस भी मिलेगी, ठीक है ना। अब देखो जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में जाना था कि जो मिनरल्स होते हैं ना उसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकालते हैं। जैसे साफ्ट माइनिंग से निकालते हैं टनल के थ्रू, है ना। इसके अलावा ओपन कास्ट में हम सीधी खुदाई करके निकालते हैं, क्वेरिंग में भी हम डग करके लेके आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि जो माइनिंग है ना उसका एक और तरीका है ड्रिलिंग। क्या है, ड्रिलिंग। तो देखो जो पेट्रोलियम और जो ये नेचुरल गैस होती है ना, जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैसेज होती है, पेट्रोलियम एंड जो नेचुरल गैसेज होती है ना, इनको ड्रिल करके निकाला जाता है ऑयल फील्ड से, है ना। जो ऑयल फील्ड होते हैं ना वहाँ से किस तरीके से निकाला जाता है, इनको ड्रिल्ड करके, मतलब एक पाइप, एक गड्ढा किया जाता है जिसकी चौड़ाई 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, जितना ये डिसाइड करते हैं उतनी होती है। फिर उसमें एक पाइप रखा जाता है और उस पाइप के थ्रू ही हमेशा वो जो क्रूड ऑयल है और जो नेचुरल गैस है ना उसको निकालते हैं बाहर, एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो देखो क्रूड ऑयल से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जो डीजल है ट्रैक्टर में जो यूज किया जाता है, पेट्रोल है मोटरसाइकिल में जो हम यूज करते हैं, केरोसिन। देखो एक केरोसिन जो होता है उसको हम घरों में यूज करते हैं, एक केरोसिन ऐसा भी होता है जिसको जो एयरप्लेन होते हैं ना, फाइटर जेट, उसमें यूज किया जाता है। वैक्स जो मोम होती है, घरों में हम जलाते हैं मोमबत्तियाँ। प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स, कई सारे। इसके अलावा एस्पाल्ट, जो रोडों में डामर बिछाई जाती है ना, रोड जो बनाए जाते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, जो वो डामर होती है जिससे रोडों को बनाया जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है ना, वो भी पेट्रोलियम से ही निकलता है। तो इतने सारे प्रोडक्ट निकलते हैं पेट्रोलियम से। दरअसल पेट्रोलियम जो वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड से बना है। पेट्रो का मतलब होता है रॉक, क्या होता है, रॉक। और लियम का मतलब होता है ऑयल, क्या होता है, ऑयल। तो रॉक से निकलने वाले जो ऑयल होते हैं उनको कहा जाता है पेट्रोलियम। और जो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या क्या होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, वैक्स होता है, प्लास्टिक होता है, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ठीक। तो दुनिया में इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि आज भारत समेत पूरी दुनिया में जो रिसोर्सेज है ना, जो एनर्जी रिसोर्स है वो इसी पे निर्भर है, पावर रिसोर्स इसी में निर्भर है। क्लियर। भारत में डिगबोई असम में से निकाला जाता है, 10th में दोबारा आएंगे ये। बॉम्बे हाई, ये बॉम्बे हाई है ना। इसके अलावा जो गोदावरी कृष्णा डेल्टा है ना, देखो अगर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का है तो आपको हर बार यही लिखना है, डिगबोई असम, बॉम्बे हाई मुंबई, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा। तो ये इंडिया से निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोलियम भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को एक मत समझना। जो एनर्जी है ना वो एक बिग फिनोमिना है। जैसे हम लकड़ी को जला रहे हैं उससे भी एनर्जी मिल रही है, उससे भी पावर मिल रही है। जैसे हम कोयलों को जला रहे हैं उससे भी हमें पावर मिल रही है ना। या फिर पेट्रोल डीजल से जब गाड़ियाँ चलती, व्हीकल चलते हैं तो उससे भी पावर मिल रही है और वो व्हीकल चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली होती है। जैसे जल से हमने बिजली को टरबाइन के थ्रू बनाया तो वो घरों में चलेगी। तो बिजली अलग होती है, इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है और एनर्जी अलग होती है। एनर्जी जो होती है ना वो बड़ा सोर्स होता है, सोर्स है ना। पावर जो होता है ना वो बड़ा सोर्स होता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें एक कंपोनेंट होता है।
तो देखो हमारा जो 4 नंबर का कन्वेंशनल सोर्स है वो हाइडल पावर है। हाइडल जिसको हिंदी में कहा जाता है जल विद्युत या जो जल से बनने वाली जो ऊर्जा है। तो देखो जो रेन वाटर होता है जब वो रिवर में किसी डैम में स्टोर कर दिया जाता है, जैसे इस तरफ एक रिवर है, यहाँ पे एक बड़ा डैम बना दिया कंक्रीट का। अब इस डैम में क्या करेंगे, वो जो गेट होते हैं ना, उन गेट के जस्ट नीचे, डैम के जो गेट होते हैं ना उसके जस्ट नीचे बिल्कुल काफ़ी ऊंचे जो गेट होते हैं उसके नीचे एक टरबाइन फिट करेंगे। क्या करेंगे? टरबाइन फिट करेंगे। अब देखो ये जो पानी होता है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इसको फिर वो क्या करते हैं, इस पूरे प्रेशर के साथ इस टनल से इस पानी को पूरी स्पीड से कहाँ की तरफ छोड़ेंगे? टरबाइन की तरफ। तो जब पानी तेज़ी से आएगा तो ये जो टरबाइन है ना काफ़ी स्पीड से घूमना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फिर जो ट्रांसफार्मर है ना उसमें जाएगी और फिर उससे हमारे शहरों, हमारे घरों, हमारे गांव और हमारा जो मोबाइल या हमारा जो लैपटॉप है ना वो चार्ज होगा। ठीक, तो ऐसे लाइट बनती है, किससे? हाइडल पावर इस तरीके से बनती है। अब देखो ये जो डैम होते हैं इनको बनाने में काफ़ी खर्चा आता है, पहली चीज़ तो। दूसरा होता है कि जब डैम बनाए जाते हैं तो वहाँ के आसपास के जो गांव है ना उनको हटा दिया जाता है। तो देखो उनकी भी आजीविका उससे प्रभावित होती है, उनकी भी तो ज़िंदगी, फार्मिंग जो होती है, चाहे आदिवासी वहाँ पे रहे या फार्मर रहें, तो उनकी भी ज़िंदगी क्या होती है? ख़राब हो जाती है। तो उनको भी हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा जब ये जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी जिससे बन जाती है, उससे तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई, फिर ये जो वाटर है ना इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है कैनल में या नदी में, जो कि इरिगेशन में काम आते हैं। ये जो पानी होता है ना ये सिंचाई के लिए यूज कर लिया जाता है। तो मल्टीपर्पज़ होते हैं जो डैम, क्या होते हैं? मल्टीपर्पज़ इनका रोल होता है। जो डैम जितने भी होते हैं उनके मल्टीपर्पज़ होते हैं, बहुउद्देशीय होते हैं। जैसे कि डैम बनाएंगे तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, डैम बनाएंगे तो उसका पानी को हम इरिगेशन के लिए किसानों के पास भेजेंगे, डैम बनाएंगे तो पीने का पानी भेजेंगे, डैम बनाएंगे तो डैम से जो आसपास के जो क्षेत्र है ना वहाँ की वाटर लेवल भी अच्छी हो जाएगी ग्राउंड की। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा जो सेकंड वीडियो था, सेकंड वीडियो में हमने कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी उनको कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा थर्ड वीडियो आएगा इसी सीरीज़ में, थर्ड वीडियो में हम जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको स्टडी करेंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में विंड एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, टाइडल एनर्जी को, बायोगैस को, जियोथर्मल को और न्यूक्लियर एनर्जी को हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में जो हमने स्टडी किया है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मिनरल्स को जाना, जो वीडियो नंबर 1 था। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मिनरल्स को जाना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को जाना, है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को जाना, यूज ऑफ मिनरल्स को जाना, और फिर कंजर्वेशन जो मिनरल्स है उसको भी समझा। अब जो अभी जिस वीडियो को हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें हमने सबसे पहले जाना पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनसे सभी ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन के कार्य होते हैं। तो 2 टाइप के पावर रिसोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, है ना, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो इस वीडियो में हमने कन्वेंशनल रिसोर्सेज को स्टडी किया। ठीक, तो देखो कन्वेंशनल, इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो पावर रिसोर्सेज होते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को भी हमने कंपेयर किया। तो देखो कन्वेंशनल रिसोर्सेज में जो है वो ऑयल है, ये रहा ऑयल, ये नेचुरल गैस है, ये फायरवुड है, ये कोल है, ये हाइडल पावर है। अच्छा, यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें आपको बार बार पढ़ने हैं, और जब एग्ज़ाम आए ना तो एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है आपको। सबके आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी याद रखने हैं। जैसे ऑयल के एडवांटेज ये हैं कि ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है टैंकर्स के थ्रू, और केमिकल जो इंडस्ट्रीज है ना, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, उसमें काम आता है। लेकिन इससे जो समुद्रों में अगर ये लीक हो जाए तो वहाँ के जीव मर जाते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको याद रखने हैं इनके। ठीक, इसके बाद हमने फायरवुड को जाना, जो कि गाँव में यूज करती है महिलाएं, सबसे ज़्यादा उनको स्वास्थ्य की दिक्कत होती है इससे। फॉसिल फ्यूल को जाना, फॉसिल फ्यूल जो बने उनमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को हमने एक एक करके स्टडी किया। तो सबसे पहले कोल को जाना, कोल भारत में रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो में मिलता है। नेचुरल गैस को जाना, नेचुरल गैस इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में मिलती है। पेट्रोलियम के बारे में जाना, इंडिया में पेट्रोलियम जैसलमेर में भी बाड़मेर और जैसलमेर में भी मिलता है, राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में। तो इस प्रकार से जो हमारा ये जो, इसके बाद हमने हाइडल पावर को जाना। हाइडल पावर में डैम बनाया जाता है, डैम से पानी को फुल स्पीड से निकाला जाता है, टरबाइन घूमती है और लाइट इलेक्ट्रिसिटी
बन जाती है और बाकी बचा हुआ पानी किस में काम आ जाता है, इरिगेशन में काम आ जाता है। तो जो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, उसका जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने पावर रिसोर्स और जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको स्टडी कर लिया है। इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।